रहा, चूँकि यही सिलेक्शन देती है सबसे ज़्यादा। हम लोग पॉलीटेक्निक किए हैं तो हम यहाँ पूर्वांचल के थे, चले गए शाहजहाँपुर पॉलीटेक्निक करने। मैम कविता त्रिपाठी जो दे चुकी हैं, और भी बहुत बच्चे जो है कि हमारे सीनियर जूनियर देते रहे हैं। अभी इसी साल 2021-22 के पास आउट बच्चे हमारे NHPC में मतलब इफेक्टिव लगता था कि नहीं, हाँ एक्सीलेंट से हैं, तो वो अंग्रेजी पे ही हम लोग अपना पूरा जो है कि चाहते हैं कि नहीं सब। मेरे सभी विद्यार्थियों को एक तरफ फिर एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। कहीं ना कहीं ये एक हर्षोल्लास का दौर चल रहा है और सफलता का अश्वमेघ जारी है। देखा जाए तो CRPF SI रैंक की जो टेक्निकल स्टेट की परीक्षा हुई थी ट्रेड की, जिसमें हमारे यहाँ से कई छात्रों ने गौरवान्वित सफलता हासिल किया। एक के बाद एक आपको लगातार ऐसे सफलता की कहानी हम साझा करते जा रहे हैं, जिसमें आज हमारे बीच में 14वीं रैंक जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त किया है, हमारे बीच में प्रदीप कुमार जी हैं, जो कि रहने वाले प्रयागराज के सोराव तहसील के खीरी गांव के हैं। इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में 2020 में डिप्लोमा किया। और इनका देखा जाए तो NHPC और ITBP पिछले साल SSC JEE की परीक्षा और DDA में इनको असफलता मिल गई। कहीं ना कहीं किसी में 0.5 मार्क्स से छटे तो किसी में कुछ नंबर से छटे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अंततः ये CRPF की जो अखिल भारतीय स्तर की 20 पोस्ट के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें इनको 14वीं रैंक मिली है। बहुत बहुत बधाई प्रदीप जी। अपनी सफलता पर आप कैसी अनुभूत कर रहे हैं और अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? धन्यवाद सर। सर्वप्रथम सफलता का श्रेय तो हम अपने मम्मी पापा और भाई बहन को देना चाहेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा परिवार एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी जो प्रयागराज सलोरी में ही था, और उसी से हम एक तरह से हमारी परवरिश हुई है, और 2020 में उसको हमने ज्वाइन किया था, और उसी के बदौलत हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। और पूरी तरह से जो श्रेय हम पढ़ाई का देना चाहेंगे वो एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी को देने चाहेंगे, क्योंकि हमें जो दिशा दिखाया गया और जो भी हमें कंटेंट प्रोवाइड किया गया, वो उस कंटेंट के सिवा मैं और किसी कोचिंग या और कहीं पे नहीं गया। उसी पे भरोसा करके पढ़ा और सफलता आज हमें मिली कई एग्ज़ामों के बाद। इसका पूरा श्रेय जो है कि हम अपने कोचिंग टेक्निकल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी को दे रहे हैं, जिसमें हमारे सर सिद्दीकी सर, रवि सर और नवीन सर, सुमित सर और हमारे PHC के सर अमरीश सर जो हैं, इन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करके कोरोना के दौर के में हम लोगों को पढ़ाया, ऑनलाइन ऑफलाइन। बहुत उस समय कोरोना 2 बार आया, कोचिंगें ऑफ हुई, फिर से ऑनलाइन ऑफलाइन का सिस्टम जारी रहा। थोड़ा सा सिलेबस हम लोगों का लेट कवर हुआ, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया, और उसी की बदौलत हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। तो इसलिए टेक्निकल एकेडमी एक्सीलेंट विजन हमें जो है कि जो भी कंटेंट दिया है उस पर पूरी तरह से विश्वास करके हमने पढ़ा, और आज सफलता जो है कि हमें मिली है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम एक्सीलेंट विजन परिवार को और हमारे सर सिद्दीकी सर को। प्रदीप जी, बड़ी खुशी होती है जब अगर अपना खून साथ में हो। पेरेंट्स तो आपका सहयोग किए ही, पेरेंट्स चाहते ही कि मेरे बेटे को कामयाबी मिले और मेरा दिल गर्व से चौड़ा हो जाए, मेरा सीना। निश्चित तौर पर आपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, साथ साथ खीरी गांव का भी नाम रोशन किया, एक्सीलेंट विजन परिवार को भी गौरवान्वित किया। लेकिन आपके भाई का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने कदम कदम पे आपका साथ दिया, उनका भी नाम मैं चाहूँगा कि नाम बताएं और क्या कर रहे हैं। इन्होंने बहुत इनको मतलब बहुत इनको एक हिम्मत दिया। मतलब भाई हो तो ऐसा हो जो हर परिस्थितियों में साथ खड़ा हो, और कहीं ना कहीं लाइफ में हमेशा प्रदीप के दिल में रहेंगे। आपके भाई का नाम क्या है? हमारे 2 हमसे बड़े भाई हैं, हम लोग 3 भाई हैं। तो सर उसमें से 2 भाइयों ने हमारा हर मोड़ पे साथ दिया, वही हमें पैसा दे के पढ़ाए हैं। पिताजी हमारे तो खेती किसानी करते हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़े भाई कमलेश चौहान और संदीप चौहान जो है कि हमारे 2 बड़े भाई हैं, दोनों जो है कि बाहर जो है कि काम करते हैं, ऐसे ही 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं, ऐसे प्राइवेट नौकरी, जिन्होंने हर कदम पे हमें
आज 2020 में डिप्लोमा जब किया 2017 से 20 उन्हीं लोगों ने पढ़ाया हमें। यहाँ जब प्रयागराज तैयारी किए उन्हीं लोगों ने पैसा दिया, हर कुछ हर मोड़ पे उन लोगों ने, अगर पैसे एक मांगे तो 5 देते थे। तो कभी उन लोगों ने लगने नहीं दिया कि जो है कि हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो प्रदीप के भाई ने कहा प्रदीप से कि भाई मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तुमको पढ़ना है, जब तक तुम्हारी इच्छा कहे तब तक पढ़िएगा, पापा को परेशान मत करिएगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, चाहे जैसे हो मैं पूरी मदद करूँगा। और उन्होंने किया मेहनत से, जो भी इनको पैसा दे, और इन्होंने इतनी शिद्दत से मेहनत किया। ऐसे भाई को एक्सीलेंट विजन परिवार सल्यूट करता है कि भाई हों या बहनें हों या परिवार में या दोस्त हों तो ऐसे हों। बहुत अच्छी बात है कि हिम्मत, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर चल रहा है, लगातार असफलताएं मिल जाती हैं, 1-2 असफलताएं मिल जाती, विद्यार्थी तो मेहनत करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को और परिवार के सदस्यों को थोड़ा सा भरोसा करने की ज़रूरत है। और यही हम बता दें, सीआरपीएफ में 20 पोस्ट आई थी ऑल ओवर इंडिया, और जिसमें हमारी ही संस्था के अब तक लगभग 5 बच्चों को सफलता मिल चुकी है। तो काफ़ी बड़ी बात है। मैं नाम एक बार फिर ले लूँगा कि 3rd रैंक पर सत्य प्रकाश यादव हैं, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर के हैं। 7th रैंक पर संजय कुमार जी हैं, जो अयोध्या के हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या से। 14th रैंक पर ये हमारे सामने प्रतिभा आपके सामने हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहाँपुर से प्रदीप जी हैं। और 20th रैंक जो कि परमवीर की है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चंगीपुर बिजनौर से हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र गुप्ता को। तो निश्चित तौर पर एक्सीलेंट विजन परिवार के लिए गौरव है। हम एक बात और जानना चाहेंगे कि प्रदीप जी, यहाँ पर आप सलोरी में रहे और इतना संघर्ष किए आप जो है, तो सलोरी का माहौल कैसा है? बहुत सारे लोग बाहर से पूछते हैं कि सलोरी में किस तरीके का माहौल है। इलाहाबाद में जेई के लिए या एई की तैयारी करना अगर चाहते हैं तो किस तरीके का माहौल है? यहाँ लाइब्रेरी, यहाँ पर बुक स्टॉल्स, इन सब के बारे में क्या कहें? क्या एक स्टूडेंट को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं? क्या आप कहना चाहेंगे? सर, ज़रूरत की चीज़ें तो हर कुछ मिल जाती हैं हमारे सलोरी में, चूँकि ये सलोरी में 80% बच्चा जो है कि इंजीनियरिंग वाला ही रहता है। चूँकि आईआरटी है, उसी की बदौलत जो है कि यहाँ बच्चे सब इंजीनियरिंग वाला सिस्टम हुआ है। हम तो यहीं प्रयागराज के रहने वाले हैं, तो हम ये देखते हैं कि बच्चे जो भी इंजीनियरिंग वाले, डिप्लोमा वाले आते हैं, हमारा एक्सीलेंट विजन परिवार ही में ही सब जो है कि पढ़ते हैं। और हम लोग भी आए तो इसी का, हमारा एक्सीलेंट विजन जो कोचिंग थी, इसका जो है कि इतना सब कुछ था, चूँकि यही सिलेक्शन देती है सबसे ज़्यादा, और इसी का नाम था, तो इसमें ही हम लोग पढ़े। नहीं, नाम तो था, जी मान लीजिए नाम था, आज तो बड़ी बड़ी कोचिंगों के बड़े बड़े एडवर्टाइज आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, जी लेकिन जब इलाहाबाद में आए तो एक्सीलेंट विजन के एडवर्टाइज आपको कहीं दिखे थे? सर, जितनी कोचिंगों के एडवर्टाइज होते हैं उतना खास तौर पे रहता नहीं है एक्सीलेंट का, लेकिन सर जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा देती हैं। तो बच्चों से जो है कि हमें जो मिलता है कि नहीं, अगर किसी से पूछो तो वो उसके नाम पे एक्सीलेंट ही रहता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों से ज़्यादा जो है कि यार दोस्त से ही पता चलता है, तो उस पहला नाम एक्सीलेंट विजन का ही रहता था। और जिससे एक्सीलेंट विजन से हम जुड़े जब से, तब से छूटे भी नहीं। और हमारे जो मित्रगण आए उनको भी हमने सजेशन दिया कि भाई एक्सीलेंट है। फर्स्ट रैंक मैम कविता त्रिपाठी जो दे चुकी हैं, और भी बहुत बच्चे जो है कि हमारे सीनियर जूनियर देते रहे हैं। अभी इसी साल 2021-22 के पास आउट बच्चे हमारे एनएचपीसी में लगभग 10 से 15 बच्चों का सिलेक्शन नए बच्चों का हुआ है। तो इससे हम लोगों को भी लगा कि नहीं, जो कंटेंट हर साल अपडेट हो के मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। यही इसकी वजह है कि नए बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, पुराने का तो हो ही रहा है, नए बच्चों का हो रहा है, जिसमें एनएचपीसी में हुए ये जो है कि सबूत है कि जो कंटेंट दिया जा रहा है फुल्ली अपडेटेड है और वो किफ़ायती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हम लोग जैसे रेगुलर बैचेज चलाते हैं, रेगुलर बैच में बच्चा पढ़ता है, काफ़ी डिटेल में बात करते हैं, कंप्रेसिव लगभग 9-9, 10-10 महीने लग जाते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने में। कभी आपको बुरा तो नहीं लगा कि सर लोग इतना लंबा पढ़ाते हैं, क्या ज़रूरत है, इसको 4 महीने 5 महीने में निपटा देना चाहिए? नहीं सर, ये कभी नहीं हमें लगा। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मैं और भी जो है कि हमारे आसपास लार्ज में बच्चे रहते हैं,
लेकिन जो कंटेंट यहाँ से दे दिया जाता है, हम लोग पॉलीटेक्निक किए हैं तो हम यहाँ पूर्वांचल के थे, चले गए शाहजहाँपुर पॉलीटेक्निक करने, वहाँ से आके अपने क्षेत्र में जो है कि तैयारी प्रिपरेशन की एक्सीलेंट से। तो जो उधर के बच्चे थे, तो उधर के जो पढ़ते थे हमसे पूछते थे, हम अपना कंटेंट शेयर करते थे व्हाट्सएप से या और चीज़ों से, तो डिफरेंट रहता था, तगड़ा रहता था। उन लोगों की बहुत मतलब इफ़ेक्टिव लगता था कि नहीं हाँ एक्सीलेंट से हैं, तो वो लोग बड़ा जो है कि कहते थे, प्रशंसा करते थे अच्छा, कि एक नहीं। चीज़ बताइए प्रदीप, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, कहीं मीडियम को दिक्कत तो नहीं होती यहाँ जब बच्चा आता है कोचिंग करने? तो आपको क्या लगा कि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहाँपुर से पढ़े थे, यहाँ हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज पढ़ाया, जिस लैंग्वेज में बात किया, आपको कंटेंट समझ में आता था? किस तरीके का यहाँ पे लैंग्वेज का कैसे एडजस्ट किया जाता है, क्या लैंग्वेज सर समझ में सबसे आता? पहले तो हम ये कहेंगे कि सर हम खुद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं और एक छोटे से इटवा खीरी के गांव के हैं। वहाँ इतना जो है कि कोई हाई फाई स्कूल नहीं है, तो एकदम से हिंदी मीडियम के थे, कुछ नहीं, अंग्रेजी में तो हमारा जीरो था। और जब कॉलेज में गए तो जो हमारे सर रहते थे टेक्निकल वाले, जो भी सर्वे वर्वे पढ़ाते थे, सर्वे, तो सर हिंदी में ही पढ़ते थे, हिंदी की बुक लेते थे और हिंदी में पढ़ते थे। लेकिन जब सच बताएं दिल से, आज ये हम जो बोल रहे हैं एक्सीलेंट विजन की ही देन है कि आज मैं बीटेक कर रहा हूँ यहीं से, प्रयागराज से, मेरा फाइनल ईयर है। मैं कोई भी पेपर देने जाता हूँ तो एक्सीलेंट की नोट्स देख के बस चला जाता हूँ और आता हूँ तो 75-80 में हमारा परसेंटेज, और हर सब्जेक्ट में 75-80 नंबर आता है, क्योंकि इतना कंटेंट है। और बीटेक में इंग्लिश में लिखना पड़ता है, तो ये एक्सीलेंट की देन है सर कि हमारा जो इंग्लिश पोर्शन मजबूत हुआ है। हमारे सिद्दीकी सर, हमारे रवि सर इतना स्लो में पढ़ाते हैं कि छोटा से छोटा बच्चा एकदम कितना भी कमज़ोर रहे, उसकी अंग्रेजी अपने आप मजबूत हो जाएगी। हमारे सुमित सर कहते थे कि देखो पहली बैच वाले डरते थे इंग्लिश के लिए, हिंदी में बोलो हिंदी बोलो, बच्चे कहते थे। लास्ट तक जब ख़त्म होने को होता था तो सर पूरा बच्चे को वैसे ही समझ में आने लगता था। तो हमें लगा कि पहली बैच में सर कह रहे हैं क्या हमको भी इंग्लिश आने लगेगी क्या, ऐसा हमें ऐसा ताज्जुब होता था कि कभी हम इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। लेकिन आज सर लोगों की ही देन है कि बीटेक में पूरा इंग्लिश लिख के आते हैं और हमारा नंबर 75+ रहता है। पहले तो सर हमारे सिद्दीकी सर स्टार्ट किए थे जिसमें चैनल पढ़ा रहे थे, ओपन चैनल, तो इंग्लिश थोड़ी सी उस समय नहीं आती थी, क्योंकि हिंदी मीडियम से डिप्लोमा करके आए थे, पूरा हिंदी था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पूरा हमने ख़त्म किया, यूट्यूब पे सर की वीडियो 110+ थी, पूरी हमने ख़त्म की। हमारी 200-400 पेज की नोट से मेरा अभी भी कहने का रखी हैं। मतलब है कि जैसे हम लोग इंग्लिश में, क्या टोटली हम इंग्लिश में भी बोलते हैं कि हिंदी में भी समझाते हैं? क्योंकि ये चीज़ें जैसे ये बहुत सारे बच्चे सुनेंगे कि क्या जो यहाँ पे टीचर्स हैं, हमारे जितने भी फैकल्टी स्टाफ्स हैं, जो फैकल्टी हैं, क्या टोटली इंग्लिश में ही लिखाते हैं या बाईलैंग्वेज लिखाते हैं या लिखाते इंग्लिश में समझाते हिंदी में हैं? इसके लिए क्या कहना चाहिए? सर लोग जो, सर हम ये कहना चाहेंगे इस बात पे, मेनली इंग्लिश के लिए, कि दोनों लैंग्वेज चलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों। लेकिन सर जो लिखवाते हैं उसमें दोनों लैंग्वेज लिखवा देते हैं, समझाते हिंदी में हैं और दोनों लैंग्वेज समझाने में भी यूज करते हैं। लेकिन एक इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट होता है या मेडिकल का होता है, ये इंग्लिश का ही होता है, मेन बात ये है। लेकिन हम लोग हिंदी से आते हैं, इसलिए सर लोग हिंदी का आधा उपयोग करके, आधा इंग्लिश का हो करके, फिर वो धीरे धीरे एक फ्लो बन जाता है कि मन ही नहीं करता है मेरे हिंदी को पढ़ने लगता है का। कि 2-3 महीने बाद बच्चा फिर फ्लो में आ जाता है। डियर, सही बात है। सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की बात किया जाए तो जितने भी टर्म हैं वो सब इंग्लिश में ही समझ में अच्छे से आते हैं, क्योंकि हिंदी उसकी कहीं ना कहीं क्रिटिकल हो जाती है और उसका अर्थ अलग अलग का अर्थ, हिंदी में अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो इसलिए हिंदी में हम लोग पूरी इंग्लिश में कोशिश करते हैं, बच्चों को ईजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करते हैं, और जिसका परिणाम ये है। और इन्होंने कहा कि इनका यहाँ का कंटेंट इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया जाता है, इतना कंप्रेसिव में पढ़ाया जाता है। अगर इन फ्यूचर में आप बीटेक करना चाहते हैं तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। अगर हम शॉर्टकट पढ़ा दें, आपको 6-7 महीने में कंप्लीट कर दें, तो बीटेक के लिए आपको क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे हर फार्मूले का डेरिवेशन दिया जाता है ताकि बच्चों के अंदर एक कंसेप्ट क्लियर हो कहीं ना कहीं, क्योंकि डिप्लोमा में बच्चा उतनी अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं होता है, तो हम लोग ये मान के पढ़ाते हैं डिप्लोमा नहीं किया है, इस तरीके शायद यही कुछ है। जी सर, यही बात है, बिल्कुल यही बात है। हमारे रवि सर इतना स्लो मोशन में पहले तो बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे
खुद सोचते हैं कि सर इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं। फिर जब वो फ्लो बन जाता है तो अपने से ही वो इंग्लिश की स्पेलिंग भी नहीं बोलनी पड़ती है। पहले तो शुरू में सर स्पेलिंग भी बोलते हैं, चूँकि हाँ उसकी ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन वही चीज़ जैसे जैसे सब्जेक्ट एकदम ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है तो वो हिंदी में लिखने का ना मन करता है, ना कोई टेस्ट देने का मन करता है। खुद ही अंग्रेजी पे ही हम लोग अपना पूरा जो है कि चाहते हैं कि नहीं सब कुछ अंग्रेजी में बिल्कुल। करेंगे। एक्सीलेंट एक शुरुआत करता है स्लो मोशन में और धीरे धीरे एक्सीलेशन देना शुरू कर देता है, क्योंकि शुरू के बच्चे उनको बहुत पुचकार के उनको प्यार से पढ़ाना शुरू करते हैं हम लोग धीरे धीरे, और 2-3 महीने बाद फिर हमारा फास्ट ट्रैक होता है। हम खुद अपनी बात करें अगर तो हमारी लंबी लंबी क्लासेज हो जाती, 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन क्लासेज हो जाती, लेकिन बच्चा तब हमारी ट्यूनिंग को पकड़ चुका होता है, बहुत आसानी से हम सिलेबस को कवर कर लेते। यहाँ की प्रैक्टिस बैच से क्या फायदे हुए? प्रैक्टिस बैच भी हम लोग चलाते हैं, तो आखिर में प्रैक्टिस बैच कितनी ही आपकी सफलता में योगदान साबित किया है? क्या प्रैक्टिस बैच एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद लेना चाहिए या कभी भी लेना चाहिए? प्रैक्टिस बैच क्या करता है? प्रैक्टिस बैच बड़ा ही इफ़ेक्टिव रहा है। हमारे बलवीर सर उसके मेन जो है कि टीचर रहे हैं, और उसमें पूरे टीचर आ के पढ़ाए हैं, लेकिन एक जो कि एक एचओडी वाला पद जो उनको दिया गया है हमारे एक्सीलेंट विजन से, तो वही उसका कार्यभार संभालते हैं, लेकिन पढ़ाते हमारे पूरी एक्सीलेंट विजन टीम पढ़ाती है। तो हमारा जब सिलेबस ख़त्म हुआ था तो उसके जस्ट 2 या 3 महीने ही बाद प्रैक्टिस बैच चालू हो गई थी, जो लगभग 4 महीने तक चली थी। उसके बाद एसएससी जेई का हमारा एग्ज़ाम आ गया था, तो पूरा सिलेबस प्रॉपर ख़त्म किया गया, सीटें प्रोवाइड की गई, और प्रॉपर हर क्वेश्चन छांट छांट के दिया गया। किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व कराया गया। उसमें भी कंटेंट पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में जो है कि समझाया गया। हर एक टीचर, हमारे रवि सर, सिद्दीकी सर, जितने भी हमारी फैकल्टी है, पूरा आके पहले डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाती थी, उसके बाद क्वेश्चन जो है कि समझाती थी। तो बड़ा अच्छा रहा, रिवीजन हो गया, दोबारा सर के सामने आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि लगता था कि अब एक बार पढ़ ली हैं तो सब कुछ पूरा हो गया है, वो तो पूरा लगता था, लेकिन एक बार सर लोग के सामने दोबारा आए और दोबारा पढ़े तो बड़ा अच्छा लगा, और पूरी तरह से चीज़ें तैयार हो गई। हालांकि उस टाइम हमें डेंगू हो गया था, तो कुछ अच्छा एसएससी जेई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदीप जी का कहना है कि हाँ, प्रैक्टिस बैच कहीं ना कहीं एक सफलता में, एक कामयाबी में, एक तैयारी में कहीं ना कहीं धार देता है, एक आसान कर देता है। यहाँ पे नंबर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, किस क्वेश्चन को किस एंगल से करना है, कितने कम टाइम में करना है, हर क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है, उनकी एनालिसिस की जाती है। जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं सब अलग अलग सब्जेक्ट की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं और बढ़िया एक कंटेंट देते हैं। तो प्रैक्टिस बैच उन बच्चों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो जाता है जिन्होंने एक बार कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, नोट्स बना रखा है, नोट्स को कई बार पढ़ लिया है। तो लंबी क्लासेज होती है, 4-5 घंटे की शायद क्लासेज चलती जी हैं सर। डेली, लगभग 200-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये थे हमारे बीच में प्रदीप कुमार, जो अपनी सफलता की, कामयाबी की ये दास्तां सुना रहे थे। प्रदीप जी, एक्सीलेंट विजन परिवार आपकी इसी तरीके से उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता है और बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। इसी तरीके से आप अपने परिवार के साथ आप आगे बढ़ते रहें और मम्मी पापा को एक अच्छी इसी तरीके से खुशियां देते रहें और अपने भाई के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर।